नमस्कार दोस्तों। जैसे पापा, डैडी, अब्बा आदि पिताजी के नाम हैं जिन्हें अंग्रेजी में फादर कहते हैं, वैसे ही जनतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र आदि लोकतंत्र के नाम हैं जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। भारतीय संवैधानिक विकास का इतिहास समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, इसका उदय कैसे हुआ, यह कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र की प्रकृति क्या है और भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ और क्या क्या समस्याएं हैं, जिससे हम संविधान और लोकतंत्र के वाइडर पर्सपेक्टिव को समझ पाएं और आप भी निर्णय ले पाएं कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कभी तानाशाही आ भी सकती है कि नहीं। थंबनेल देखकर आप ये मत सोचने लग जाना कि यह कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके देश में तानाशाही आई और चली भी गई। इसलिए इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र क्या होता है और तानाशाही क्या होती है, बल्कि और भी देश में शासन चलाने की क्या क्या पद्धति है उन सब के बारे में भी। दुनिया शब्दों का खेल है दोस्तों। यदि मनुष्य के पास सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वह है कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से हम लोग एकजुट होते हैं और बड़ी सी बड़ी चीज़ों पर विजय प्राप्त करते हैं, और यह सारा कम्युनिकेशन शब्दों के माध्यम से होता है। इसलिए शब्द हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। We now invite the dynamic, dedicated and determined architect of New India. इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है। जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में एक वर्ड का एक मतलब नहीं होता है, एक वर्ड के बहुत मतलब होते हैं। चाहे आप ये वीडियो देख रहे हों, कुछ लिख रहे हों या स्क्रीन पे ये जो आप पढ़ रहे हैं सब शब्द हैं, यही हमें पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए हमें किसी भी शब्द के एग्जैक्ट मतलब को समझने के लिए उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए। यदि हिंदी में ना समझ में आए तो अंग्रेजी में देखें, क्योंकि अंग्रेजी में एक शब्द के लिए एक ही अर्थ होता है और लोकतंत्र जैसा शब्द अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। जब तक हम ऐसे शब्दों के अर्थों को नहीं समझेंगे तब तक हम संविधान को समझ ही नहीं सकते। लोकतंत्र के उदय की दिशा में इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विश्व की पहली क्रांति थी। उस समय इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय थे। निरंकुश राजा जेम्स द्वितीय को संसद की अवहेलना करने एवं धर्म सुधार विरोधी नीतियों की वजह से जनता ने आंदोलन कर दिया और नारा दिया द प्रोटेस्टेंट रिलीजन एंड द लिबर्टी ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में धर्म सुधार और स्वतंत्रता। जनता का यह आंदोलन मैरी और विलियम्स को अच्छा लगा, और लगता भी क्यों नहीं, क्योंकि उत्तराधिकारी भी यही थे। जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी, जिनकी शादी स्पेन के राजा विलियम से हुई थी, इन्होंने जनता का साथ दिया, जिससे राजा कमजोर हो गया। कहा भी गया घर का भेदी लंका ठाए। सेना और पुलिस ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। जनता ने मैरी और विलियम्स को सिंहासन पर बैठा दिया। इसके द्वारा निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया और संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। साथ साथ इंग्लैंड में लोकतंत्र का भी उदय हुआ, लेकिन इसे आदर्श नहीं माना गया, क्योंकि राजतंत्र अभी भी बना रहा। राजतंत्र विशेषाधिकार का प्रतीक है और धर्म, वंश, जाति जैसे विशेषाधिकार का विरोध ही लोकतंत्र है। इसके बाद लोकतंत्र के उदय की दिशा में दो महान क्रांतियां और हुई, जिसमें 1776 की अमेरिकी क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति प्रमुख है। अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत जॉन लॉक है, जबकि इसके जनक थॉमस जेफरसन है। अमेरिकी दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा जीवन स्वतंत्रता व सुख का अधिकार है। इसे प्राकृतिक अधिकार कहा है, मतलब मनुष्यों का जीवन स्वतंत्रता और सुख के लिए है, और यह अधिकार मनुष्यों को प्रकृति ने दे रखा है। सरकार का उद्देश्य इन अधिकारों की सुरक्षा करना है, और यदि सरकार इन उद्देश्यों में विफल रहती है तो लोगों को सरकार को बदलने और समाप्त करने का अधिकार है। थॉमस जेफरसन ने इसी को आधार मानकर क्रांति का नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब बिना प्रतिनिधि के टैक्स नहीं दिया जाएगा, अपनी सरकार हम खुद बनाएंगे। क्योंकि अमेरिका भी ब्रिटिशों का गुलाम था और ब्रिटिश अमेरिका पे मनमानी टैक्स लगाता था, और यह नारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य विरोध का प्रतीक था। इसका मतलब था कि अमेरिका पर कर लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशों के पास। इस क्रांति के बाद अमेरिका ने दुनिया का पहला लिखित संविधान अपनाया। उस संविधान में 1789 का बिल ऑफ राइट लाकर नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की। 1776 की अमेरिकी क्रांति ने लोकतंत्र के आदर्शों की नींव तो रखी, पर आदर्श लोकतंत्र नहीं बना पाया, क्योंकि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संरक्षक बना रहा।
इसके बाद लोकतंत्र के स्थापित होने में फ्रांस की क्रांति सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ 1789 ईस्वी में हुआ। उस समय वहां का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां को 21 वर्ष की आयु में राजा बना दिया गया। लुई जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपना सारा खजाना ही खाली कर दिया, क्योंकि यह बहुत ही अय्याश राजा था और रानी भी। इन सब अय्याशियों के लिए इसने फ्रांस की जनता पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया, जिससे जनता की समस्याएं बढ़ गई और फ्रांसीसी जनता ने अपनी गरीबी और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्रांति के परिणाम स्वरूप लुई 16वां को 1793 ईस्वी में गिलोटीन पर सर काटकर मृत्यु दंड दे दिया गया और सामंतों के सर को काटकर भी उछाला गया। इस खूनी क्रांति के बाद फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति विश्व में लोकतंत्र के उदय का आदर्श माना जाता है। इसके जनक रूसो थे और रूसो का कथन है, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है और सर्वत्र हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। और यही इस क्रांति का आधार बना। नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसे जन्मजात अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या मानवीय अधिकार कहा गया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कहा, लोकतंत्र वहां होगा जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुता होगी। भारत ने भी अपने संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को अपनाया। यही वजह, जब कोई बच्चा माँ की पेट में आता है तो उसके पास मानव के रूप में कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं। इसलिए अबॉर्शन और गर्भपात एक कानूनी अपराध है और यदि कोई बच्चा पैदा करके कूड़ेदान में फेंक दे तो उसकी सुरक्षा और पालने की जिम्मेदारी राज्य की हो जाती है, क्योंकि जब कोई बच्चा राज्य में जन्म लेता है तो वह उस राज्य का नागरिक बन जाता है। फिर उसका मानवीय अधिकार मौलिक अधिकार या नागरिक अधिकार में बदल जाता है और इसी की रक्षा करने के लिए राज्य अस्तित्व में आता है। और यह अधिकार सिर्फ मानव होने के नाते मिलते हैं, स्त्री, पुरुष या जात विशेष के आधार पर नहीं। इसलिए यह अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलते हैं और यही लोकतंत्र का आधार बना, एक व्यक्ति और एक वोट। मानव अधिकार को जन्मजात अधिकार कहते हैं। इसलिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बंद कमरे में नहीं पीट सकते। यदि कोई पीटता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनको जेल हो जाएगी, क्योंकि वह मानव पहले है और आपका बच्चा बाद में। मतलब कोई बाप अपने बच्चों को पीट रहा है तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। कोई अपराधी मानव पहले है और अपराधी बाद में। आप देखते होंगे किसी अपराधी के साथ यदि अन्याय होता है, चाहे वह आतंकवादी ही क्यों ना हो, मानव अधिकार पहले आ जाता है। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शासन में भाग लेती है। यदि जनता शासन में सीधे या प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। यदि जनता शासन में सीधे भाग न लेकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों जैसे संसद और विधायक के माध्यम से भाग लेती है तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक रूसो माने जाते हैं। यह प्रायः वहां पाया जाता है जहां जनसंख्या कम होती है या छोटे देशों में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। मतलब जब भी कोई सरकार कानून बनाएगी तो उसमें जनता सीधे इन्वॉल्व रहती है। इसका मतलब है नागरिक खुद कानूनों और नीतियों पर मतदान करते हैं और उन्हें सीधे प्रभावित करते हैं। यह ज्यादातर छोटे देशों में होता है। इसमें 3 व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जनमत संग्रह, जन पहल और जन वापसी। इसका मतलब है जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसे जनमत संग्रह कराना पड़ता है। यदि 50% से ज्यादा जनता ने अपनी राय व्यक्त कर दी तभी सरकार कानून बना सकती है, अन्यथा नहीं। जैसे कभी कभी गांव में कोटेदार के चुनाव में जनमत संग्रह करा लिया जाता है। यदि कोई कानून बनाने के लिए 50% से ज्यादा जनता ने पहल कर दिया तो सरकार को उस पर कानून बनाना पड़ेगा। और यदि 50% से ज्यादा जनता ने सरकार को कभी भी गिराना चाहे तो गिरा सकती है। भारत में सन 1977 में जयप्रकाश नारायण ने जन वापसी की बात किया था, पर अब जनसंख्या वृद्धि हो जाने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। आज लोकतंत्र का अर्थ प्रतिनिधि लोकतंत्र से माना जाता है और प्रतिनिधि लोकतंत्र के जनक बेंथम माने जाते हैं। एक व्यक्ति और एक वोट इसका आधार है। जनता शासन में सीधे भाग न लेकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है, जैसे संसद और विधायक। और यह प्रतिनिधि जिस संस्था में बैठते हैं उसे प्रतिनिधि संस्था कहा जाता है। और जब ये सरकार बनाते हैं तो इसे प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। और एक प्रतिनिधि बनने के लिए 3 योग्यताएं होनी चाहिए, नागरिकता, न्यूनतम आयु और आवास। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने लोकतंत्र को जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन बताया। लोकतंत्र की प्रकृति, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जिक्र है। कभी कभी नेता भी अपने भाषणों में इसका जिक्र करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र किसी भी देश की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है और जब कोई देश गुलाम हो जाता है तो वहाँ की राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली जाती है। राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ है कि उस देश के नागरिकों को मत देने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार बनाने या आलोचना करने का अधिकार प्राप्त होता है। नहीं डीएम मोर पास खारिज कर डिप्टी सीएम मोर पास खारिज करा
इन वीडियोस को देखकर लगता है कि भारत में अभी भी 1947 के पहले वाली सरकार है और भारत गुलाम है जो लोगों के राजनीतिक लोकतंत्र को छीन रखा है, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद ही राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त कर चुका है। सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज, भाषा, धर्म, जात पर आधारित न होकर सभी नागरिकों को बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और कोई भी अधिकार और प्रिविलेज किसी एक वर्ग समूह विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद व सांप्रदायिकता जैसी अराजकता विद्यमान है। जाति का बहुत वो होता है, पर जो वो ब्राह्मण है, जो पंडित है, जो ठाकुर है और भी कोई जाति तो बोलते तुम लोग तो महावत, तुम्हारा जाति अच्छी नहीं लगती, तुम बराबर बैठ नहीं सकते हो, बराबर खा नहीं सकते हो। कहीं शादी विवाह में चले गए, किसी के बुलाने में न्योता करनी, वहाँ भी नीचे बैठ के खाना पड़ता है। तो जब जाति ही खराब है तो जाति के पास वोट ना मांगना। आप इन वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए कि भारत में कितना सामाजिक लोकतंत्र है। आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है कि हर जन को भरपेट भोजन, हर जन को कपड़ा और हर जन के सर को एक छत मिले। आर्थिक विषमता कम से कम हो, गरीबों का शोषण कम से कम हो। पर अभी भी जिस देश में रोटी और पानी मुख्य समस्या बनी हुई हो, वहाँ आर्थिक लोकतंत्र कैसे स्थापित हो सकता है। आप इन वीडियोज को देखिए और कमेंट में बताइए कि भारत में आर्थिक लोकतंत्र कैसे स्थापित हो सकता है। हम नहीं जानते, धी को मांग के कभी कभी खाते हैं तो खाते हैं, न तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में अमेरिका ने प्रगति कर ली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पर शक्तिशाली नहीं, क्योंकि भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और जब हमें पता करना हो किसी भी देश में लोकतंत्र या तानाशाही, तो सबसे पहले इन्हीं 4 आधार स्तंभ को देखना चाहिए। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था होती है, जहां हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे लिए कानून और नीतियों का निर्माण करते हैं जो हमारे हित में हो। यह लोकतंत्र का पहला आधार स्तंभ है। इसमें संसद के सदन, लोकसभा, राज्यसभा दोनों होते हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और विभिन्न सरकारी विभाग शामिल होते हैं। कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए नीतियों और कानूनों को अमल में लाने का होता है। और न्यायपालिका वह संस्था है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करती है और उनके उल्लंघन पर न्याय करती है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निम्न न्यायालय शामिल होते हैं। न्यायपालिका का कार्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना है और कानून के अनुसार न्याय प्रदान करना है। मीडिया या प्रेस लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ माने जाते हैं। यह सूचना का स्रोत है, सरकार के कार्य और नीतियों पर निगरानी रखती है। मीडिया जनता को जागरूक करता है, उनकी आवाज को सामने लाता है और सरकार को जनता के प्रति, संविधान के प्रति जवाबदेह होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये चारों स्तंभ ये जनता के हित में काम कर रहे हों और मीडिया सारी नीतियों की निष्पक्षता से उजागर कर रही हो, तो देश में लोकतंत्र है। और यदि सरकार इन सब संस्थाओं का उपयोग अपने लिए कर रही हो, तो समझ लिए देश में तानाशाही है। बहुत से देशों में भी जनता वोटिंग करके सरकार चुनती है, पर जरूरी नहीं है कि वहाँ पे लोकतंत्र ही हो। तानाशाही, डिक्टेटरशिप, यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है और जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता, अधिकार और भागीदारी अत्यधिक सीमित होती है। इस शासन प्रणाली पे न्यायपालिका और विधायिका पर शासक का पूर्ण नियंत्रण होता है। स्वतंत्र मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी का अभाव होता है। किसी भी विरोध और असहमति को दमन और भय के माध्यम से कुचल दिया जाता है। तानाशाही में शासक अपनी इच्छा और लाभ के अनुसार शासन करता है, जिसमें आम जनता की स्वतंत्रता और भलाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजतंत्र, मोनार्की। राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें एक ही व्यक्ति राजा या रानी के रूप में शासन करता है। यह वंश परंपरा अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, मतलब राजा का बेटा राजा या फिर कोई युद्ध जीत कर राजा बन जाए। राजतंत्र एक पुरानी और प्रमुख शासन प्रणाली है जो इतिहास के कई युगों से प्रभावी रही है। आज भी ये कई देशों में प्रचलित है, पर समय के अनुसार इसका रूप बदला और अधिकतर देश इस संवैधानिक राजतंत्र के रूप में अपना चुके हैं। पर सऊदी अरब में अभी भी पूर्ण राजतंत्र व्यवस्था है, जहां राजा के पास अधिक शक्ति है। एलिजाबेथ द्वितीय के समय से इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र चल रहा है, जहां राजा का रोल नाम मात्र का होता है, क्योंकि असली शक्ति संविधान के अनुसार संसद या सरकार के पास होती है। गुलामी की वजह से भारतीय संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से प्रभावित है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा के समकक्ष होता है। इंग्लैंड के राजा की तरह भारत के राष्ट्रपति की भी शक्तियां नाम मात्र की होती है, कुछ मामलों को छोड़कर, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसलिए भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है।
और इंग्लैंड में राजा वंशानुगत है, इसलिए वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें।